स्वागत है दोस्तों आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाई सौरभ यादव। तो दोस्तों आज मैं क्लास 10th की लेक्चर सीरीज दैट इज द लेक्चर नंबर 8 लेके आया हूं। जो हमारा जो रिसेंट टॉपिक चल रहा था दैट इज द लाइफ प्रोसेस, तो उसी को मैं थोड़ा प्रोसीड करता हूं, आगे बढ़ाता हूं। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें पहले ही कर चुके थे कि भैया किस तरह से आपका फोटोसिंथेसिस होता है, गार्ड सेल का इम्पोर्टेंस क्या है, स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो पूछता है वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, जो कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो इसको देखते हैं कुछ क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी जब हमने फोटोसिंथेटिक रिएक्शन लिखा था तो वहां लिखा था 6 मॉलिक्यूल्स क्या थे कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल्स क्या थे वाटर के। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट क्या बना था पहला स्टेबल प्रोडक्ट ग्लूकोज दैट इज C6H12O6। 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं ऑक्सीजन के वो लिबरेट होते हैं कहाँ से, प्लांट से। इसीलिए जो प्लांट होते हैं ना बेटा जी वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स वाटर भी लिबरेट आउट होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो भैया ये जो वाटर है ये आपका आता कहाँ से है, रूट से आता है। तो सुनिएगा, बेसिकली सपोज करिए ये है प्लांट, ओके, दिस इज द लीफ, यानी यही किचन कहलाता है जहां पे सारी चीजें आएंगी और फिर क्या होगा, फूड प्रोडक्शन होगा। यानी मुझे वाटर को लीफ तक पहुंचाना है और वाटर यहाँ पे ये जो नीचे ये जो दिख रही हैं ये बेसिकली है क्या बेटा जी, तो ये है रूट्स, ओके। और जो रूट के नीचे होगा यहाँ पे लॉट ऑफ क्या मौजूद है बेटा जी, वाटर। लार्ज क्वांटिटी में यहां मौजूद है वाटर। सुनिएगा, तो जो रूट की सेल्स होंगी वो काफी नियर बाई है टू दैट ऑफ द वाटर, वाटर के काफी नजदीक में है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूं, चूंकि ये प्लांट का सेल है तो इसकी सेल वॉल भी होगी। तो अगर मान लीजिए ये रूट है, रूट सेल में बनाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, बाहर वाला सेल वॉल, फिर इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, अब सुनिएगा ये जो रूट सेल है इसके अंदर में या रूट के अंदर में वाटर की क्वांटिटी काफी कम है और आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में यानी अर्थ के जो अंडरग्राउंड वाटर यानी कि जो रूट सेल्स के एडजेसेंट जितने भी इलाके हैं वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है। तो ये वाटर का मूवमेंट जो होगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनिएगा, व्हेनेवर द मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्वेंट इज टेकिंग प्लेस from its high concentration to the low concentration and if it is passing through a semi permeable membrane, चूंकि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। तो भैया वाटर का मूवमेंट हो रहा है लार्ज कंसंट्रेशन से, सेल के अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, काफी कम है, तो मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम लार्ज कंसंट्रेशन टू स्मॉल कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है और ये पास आउट करके जा रहा है सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास आउट करके जा रहा है। तो भैया इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोसिस। डेफिनेशन एक बार और सुन लीजिएगा, ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच जनरली एनी सॉल्वेंट इज मूविंग फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन बाय पासिंग थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस। चूंकि ये बीच में आपका सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है और ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह होती है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी वाटर रिक्वायर्ड होगा बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस then it is absorbed by the
root or root cells of the plant from the soil through the process of osmosis. और osmosis मैंने समझा दिया, ये रूट है, रूट की सराउंडिंग में लॉट्स ऑफ वाटर है, जो रूट की सेल है वहां पे वाटर की कंसंट्रेशन काफी कम है, क्योंकि ये प्लांट सेल है तो बाहर वाली कवरिंग सेल वॉल. देन देयर इज द सेल मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, और आपकी सराउंडिंग में यानी जो अंडरग्राउंड इलाका है वहां पे वाटर कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, आपके सेल के अंदर में वाटर कंसंट्रेशन बहुत ही कम है. सो मूवमेंट हो रहा है किसी भी सॉल्वेंट का फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन पासिंग थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस. सो नोट डाउन करेंगे, दिस इज ऑस्मोसिस. तो याद रखिएगा, कभी भी वाटर टेकन अप होता है बाय द रूट सेल्स बाय अ प्रोसेस दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस. अब चूंकि ये है लीफ, यहां पहुंचाना है हमें. अब ये जो वाटर है, ये वाटर आपके कहां तक आ गया है, रूट सेल्स तक पहुंच चुका है, यानी कि रूट के पास तक पहुंच गया है. लेकिन मुझे इसको किचन में पहुंचाना है, और किचन जो है प्लांट का वो है लीफ, जहां पे फोटोसिंथेसिस होगी. तो इस वाटर को मुझे अभी भी डेस्टिनेशन पे वाटर नहीं पहुंचा है, तो इस वाटर को मुझे पहुंचाना होगा कहां पे, लीफ में. तो ये वाटर बाय द हेल्प ऑफ अ वेसल दैट इज नोन एज जाइलम वेसल. तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर में एक स्पेशल वेसल पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज जाइलम वेसल, और ये जाइलम वेसल प्लांट को लेके जाती है फ्रॉम द रूट टू द लीफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, और नेक्स्ट नोट है H2O that is absorbed by the roots of plant is transported upward, यानी ऊपर जाता है through xylem vessel to the leaves where it reaches. अब बात है, जैसे ही ये वाटर पहुंचा आपके लीफ में, तो लीफ में मैंने बताया था, लीफ में एक पार्टिकुलर सेल्स होती है जिसको हम लोग फोटोसिंथेटिक सेल कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेसोफिल सेल्स. याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एज मेसोफिल सेल्स. तो इसको अगर मैं एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं आपके लिए काफी अच्छा होगा, ताकि आप पढ़ सकें. देखिए, अर्थ के अंदर में क्या है बेटा जी, लॉट्स ऑफ वाटर. लॉट्स ऑफ वाटर ये पहले पहुंचा कहां पे, रूट सेल में. कौन से प्रोसेस से बेटा जी, ऑस्मोसिस से. फ्रॉम द रूट इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और लीव्स का भी बात करें तो कहां पे पहुंचेगा, मेसोफिल सेल्स के पास में, बाय द हेल्प ऑफ विच वेसल, दैट इज नोन एज जाइलम वेसल. तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से बता दिया कि भैया वाटर जो अर्थ में है या वो रूट सेल्स के द्वारा लिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. अब ये रूट सेल से लीव्स के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है जाइलम वेसल की, और भैया लीफ में किस जगह पे पार्टिकुलरली ये पहुंचेगा, तो मेसोफिल सेल्स में, जिसको हम लोग फोटोसिंथेटिक सेल भी कहते हैं, जहां पे फोटोसिंथेसिस अकर होती है. नोट डाउन करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को. चलिए अब देखते हैं जो थर्ड पॉइंट हमने लिखा है, प्लांट ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स. यानी अगर देखा जाए तो बेटा जो भी आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है या फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, जो भी होंगे वो जनरली उनका रिच सोर्स होता है, वो होता है लैंड और अर्थ, यानी और सॉइल होगा. बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे फॉर द प्लांट्स को, वो भी वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल. सो प्लांट ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल सच एज द नाइट्रोजन, सच एज फॉस्फोरस, सच एज आयरन, मैग्नीशियम फॉर बिल्डिंग अप देयर बॉडी, यानी अपनी बॉडी को बनाने के लिए. जैसे हम अपनी ही बात करें
जैसे बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है कि प्रोटीन, यानी हम लोग दाल वाली और ये पल्सेस वल्सेस खाते हैं, बेसिकली प्रोटीन हम लोग लेते हैं तो हमारी बॉडी बिल्डअप होती है। उसी तरह से जो आपके प्लांट्स है वो भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, देखेंगे ये सारी चीजें। सो दे यूजुअली, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं मौजूद होते हैं सॉइल के अंदर में। सो प्लांट्स बेसिकली ये सारी चीजें लेगा या एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द सॉइल। लास्ट पॉइंट, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट, यानी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज यूज्ड बाय प्लांट टू मेक अप द प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। देखिए बेसिकली अगर बोले क्यों कह रहा है ये लास्ट वाला पॉइंट, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है एसेंशियल एलिमेंट है जो प्लांट यूज करता है प्रोटीन बनाने के लिए। सुनिएगा, जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे अमाइनो एसिड्स का, कुछ स्ट्रक्चर होता है NH2C, C डबल बॉन्ड H, उधर H हो जाएगा, देयर विल बी द एल्किल ग्रुप। सो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर है इसका बेटा जी, अमाइनो एसिड का। ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। और मुझे मालूम है कि जब 3 अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तब जाके एक प्रोटीन बनता है। क्या बनता है बेटा? 1 प्रोटीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 अमाइनो एसिड। तो बेटा जी जब आप अमाइनो एसिड देख रहे हैं उसमें क्या मौजूद है? नाइट्रोजन, NH2, यानी N है बेसिकली क्या बेटा जी? N फॉर नाइट्रोजन ही है। यानी बेसिकली अगर देखोगे नाइट्रोजन बेसिकली क्या बनाने के में हेल्प कर रहा है? प्रोटीन। और यही प्रोटीन जो होती है हमारी बॉडी को बनाने में मदद करती है। तो उसी तरह से अगर नाइट्रोजन प्लांट्स में पाया जा रहा है तो प्लांट्स की बॉडी को भी बनाने में मदद करता है। कौन बेटा जी? नाइट्रोजन। सो नोट डाउन कर लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बेसिकली हम लोग अमाइन ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? अमाइन ग्रुप। NH2 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अमाइन ग्रुप। ओके, तो अमाइन ग्रुप में क्या मौजूद है? आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन। सो अब जो नेक्स्ट चीज जो कभी कभार पूछता है आपको, ये लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है। तो मैंने क्या किया, इसको पूरी तरह से डिफाइन करके बनाया है आप लोगों के लिए। दैट इज द आयोडीन टेस्ट। यानी कभी कभार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, हाउ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज डिटेक्टेड इन केस ऑफ लीव्स। यानी अगर मैं बोलूं, सिंपल सी बात बोलूं, देखिए ये प्लांट का लीफ वाला हिस्सा है। ओके, जो भी फोटोसिंथेसिस होती है वो कहां पे होती है? लीफ में। दैट्स वाई लीफ इज नोन एज किचन हाउस, और सिंपली बोल देंगे किचन ऑफ द प्लांट। ओके, सो यहां पे जैसे मान लीजिए सनलाइट है, जो सन से निकल रही है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है बाय अ पिगमेंट जो आपके लीफ में पाया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। ओके, फिर यहां से आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है बाय द हेल्प ऑफ टाइनी पोर्स दैट इज नोन एज स्टोमाटा। ओके, और अभी हमने पढ़ा रूट से होते हुए वाटर जाएगा, ये भी लीफ पे पहुंचेगा बाय द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बेटा जी जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा लीफ में, वो जो लीफ के अंदर में स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। और जब लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज कंबाइन होती है, या फिर ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ कंबाइन होता है तो वो बनाता है एक पॉलीमर दैट इज कॉल्ड एज स्टार्च। और स्टार्च बेसिकली एक क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो स्टार्च एक बेसिकली क्या है बेटा जी? कार्बोहाइड्रेट होता है। सो
अगर बात करें कि भैया कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है इन केस ऑफ प्लांट, तो लीफ में स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो मुझे यही पता करना है कि भैया लीफ के अंदर में फोटोसिंथेसिस हुई है कि नहीं है, या फिर स्टार्च बना है कि नहीं है। तो स्टार्च बनने के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो भैया क्लोरोफिल पिगमेंट, और दूसरा देखेंगे तो क्लोरोफिल पिगमेंट भी चाहिए, और आपका क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर घुसाने के लिए स्टोमाटा भी चाहिए, तभी तो अंदर आएगा। तो देखते हैं जो एनालिटिकल टेस्ट हम लोग करते हैं इन ऑर्डर टू, सो हेडिंग डाल लीजिएगा एनालिटिकल टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, या तो स्टार्च का पता लगाने के लिए प्लांट्स में ये टेस्ट करते हैं, और दूसरा कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या इंपॉर्टेंस है इन फोटोसिंथेसिस। सो नोट डाउन करेंगे पहले हेडिंग एनालिटिकल टेस्ट जो हम करेंगे इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल पता लगाने के लिए इन फोटोसिंथेसिस। सो नोट डाउन करेंगे, ये है हमारा बेसिकली जो टेस्ट जो हम करने जा रहे हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि स्टार्च है कि नहीं है लीफ में। तो बेसिकली अगर अभी जो बताया तो स्टार्च कब बनेगा, तो आप बोलोगे सर जब फोटोसिंथेसिस होगी तो स्टार्च बनेगा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो स्टार्च नहीं बनेगा। और भैया ये भी तो एक चीज है, दिमाग लगाइए, फोटोसिंथेसिस कब होगी, जब सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, सो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। यानी अगर क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस होगी तो स्टार्च बनेगा। अगर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि अगर क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, तो स्टार्च बनेगा नहीं। तो दोनों चीजों को हम डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्निक यूज कर रहे हैं उसको, तो थोड़ा मैं इसको डिलीट करता हूं ताकि मैं पूरा बोर्ड को कवर कर सकूं। हेडिंग यही डालिएगा एनालिटिकल टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ स्टार्च और इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए, तो यहां पे मैंने एक पौधा लिया है, ओके, लीफ है यहाँ पे भैया, लीफ आपको दिख रही है। ये जो लीफ है ये बेटा जी वेरीगेटेड लीफ, ध्यान रखिएगा, वेरीगेटेड लीफ है। सो दोस्तों वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है बेसिकली एक ही लीफ में अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं या अलग अलग कलर पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये थोड़े से रीजन में, वेरीगेटेड लीफ का मतलब बता रहा हूं, थोड़े से रीजन में यहाँ पे ग्रीन कलर पाया जा रहा है, थोड़ा सा जो सेकंड, ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड वाला रीजन जो आपको दिख रहा है इस यहाँ पे पाया जा रहा है, मान लीजिए ब्लू कलर पाया जा रहा है, और जो थर्ड रीजन दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर पाया जा रहा है, ठीक है, रेड कलर पाया जा रहा है। तो वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है कि ऐसा लीफ विच इज कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट, यानी कि क्लोरोफिल पिगमेंट भी है उसके अंदर में, एज वेल एज द नॉन ग्रीन पार्ट्स भी हैं, ध्यान रखिएगा। सो क्लोरोफिल होगा तो वो पार्ट क्या होगा, ग्रीन होगा। सो वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या है, पहले वो लिख लीजिएगा, वेरीगेटेड
leaf is any leaf that is having both green and नॉन ग्रीन पार्ट्स। सो ध्यान रखिएगा कि भैया ऐसी लीफ लिया है हमने जिसमें ग्रीन पार्ट भी है और नॉन ग्रीन पार्ट्स भी हैं। ऐसे लीफ को पार्टिकुलरली बोला जाता है वेरीगेटेड लीफ। पहले इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। सो इसको स्पेलिंग को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। VARIE होता है, EGATED, वेरीगेटेड लीफ। सो याद रखिएगा हमने पहले जो लीफ लिया है वो कौन सी लीफ है, तो वेरीगेटेड लीफ है। सो वेरीगेटेड लीफ आ गई आपको समझ में। वेरीगेटेड लीफ वो लीफ है जिसमें ग्रीन पार्ट भी होगा और नॉन ग्रीन पार्ट भी होगा। तो हमने जो लीफ ली है वो है बेटा जी वेरीगेटेड लीफ। चलिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पौधे को, ये पोट है, इस पौधे को आपको ले जाना है और ले जाके 3 दिन के लिए आपको डार्क में रखना है। समझिए अगर मान लीजिए ये पहले कहाँ रही होगी, सनलाइट में रही होगी, तो यहाँ जो पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था कि पहला पार्ट क्या था, ग्रीन था। तो पहला पार्ट ग्रीन होगा तो उसमें क्लोरोफिल होगा, सनलाइट एब्जॉर्ब हुई होगी, फोटोसिंथेसिस हुई होगी, तो उसके अंदर में क्या बना होगा, स्टार्च। बाकी दो ब्लू रेड उसमें स्टार्च नहीं बना होगा। तो भैया हमने क्या किया, ये जो स्टार्च कंटेनिंग प्लांट है इसको लिया और सुनिएगा इसको ले गए और 3 दिन के लिए या 72 आवर्स के लिए, बात सेम ही है, हमने इसको सनलाइट से हटाया और ले जाके डार्क रूम में रख दिया। सो हम क्या कर रहे हैं, पुट दिस प्लांट इनटू डार्क फॉर 3 days। तो पहले जो पार्ट था प्लांट का उसमें क्या बना था, स्टार्च बना था। अब क्या किया हमने, 3 दिन के लिए उसको कोई सनलाइट नहीं दी और ले जाके अंधेरे में रख दिया। तो जो स्टार्च बचा होगा वो कंज्यूम हो गया होगा बाय द सेल्स ऑफ द लीफ, या पूरी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा स्टार्च। भैया अब वहां कोई भी स्टार्च नहीं मौजूद होगा। तो अब 3 दिन बाद उसको आप देखोगे तो भैया प्लांट तो वही रहेगा, लीफ है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या बेटा जी, तो हो देखने वाली बात है, ये जो स्टार्च था अब ये डी स्टार्च हो जाएगा। डी स्टार्च का मतलब होगा यहाँ से स्टार्च पूरी तरह से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। डी स्टार्च का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ स्टार्च, रिमूवल ऑफ स्टार्च। ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया, पहले क्या था, ये प्लांट जो था सनलाइट में रखा हुआ था तो वहां पे वेरीगेटेड लीफ थी और वहां पे ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस हुआ तो स्टार्च बना था। लेकिन हमने क्या किया, इस प्लांट को उठाया और 3 दिन के लिए अंधेरे में रख दिया तो भैया पूरा स्टार्च खत्म हो जाएगा। तो अब जो प्लांट है वो कैसा होगा बेटा, डी स्टार्च, यानी वहां पे कोई भी स्टार्च अवेलेबल नहीं होगा। लिख लीजिएगा, देयर इज नो स्टार्च अवेलेबल, या रिमूवल ऑफ स्टार्च
यहाँ से स्टार्च पूरी तरह से निकल गया है। 3 दिन तक जब आप उसको अंधेरे में रखोगे, कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो स्टार्च जो बचा होता है उसका यूज कर लेंगी सेल्स, और वहां पे अब कोई भी स्टार्च अवेलेबल नहीं होगा। अब फिर हम क्या करते हैं, फिर थर्ड जो होगा, हमने क्या किया, पुट दिस प्लांट इनटू सनलाइट फॉर 6 आवर्स। अब फिर से आपने क्या करना है, इस प्लांट को उठाना है और 6 घंटे के लिए सनलाइट के प्रेजेंस में रख देना है। ये हो गई। तो सनलाइट के प्रेजेंस में आप रख दोगे, तो भैया सन के प्रेजेंस में जब रखोगे तो आपके इस प्लांट्स के अंदर अभी भी जो सेल्स है दैट इज द क्लोरोफिल अवेलेबल है। तो क्लोरोफिल अवेलेबल है तो उसको किसको, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और उसके अंदर में क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। क्योंकि आप 6 घंटे के लिए क्या दे रहे होगे बेटा, यहाँ पे दे रहे होगे 6 घंटे के लिए सनलाइट दे रहे होगे। एटमॉस्फेयर से उसको क्या मिला, एटमॉस्फेयर से उसको मिला कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका नीचे से क्या मिला, वाटर। तो भैया यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे जो लीफ होगा, लीफ के अंदर में जब फोटोसिंथेसिस होगी तो लीफ के अंदर में फिर से क्या सिंथेसाइज हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर लीफ के अंदर में क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। फिर से स्टार्च बन गया, चूंकि हमने क्या किया था, देखिए ध्यान से, पहले जो प्लांट लिया वेरीगेटेड लीफ ली, तो जो ग्रीन पार्ट था उसमें फोटोसिंथेसिस हुई थी तो स्टार्च था। अब हमने 3 दिन के लिए इसको क्या किया, ले जाके रख दिया बिना किसी सनलाइट के, डार्क बेसिकली अगर बात करेंगे तो रख दिया हमने कहाँ पे, तो हमने रख दिया इसको डार्क में, तो सारा स्टार्च खत्म हो गया, यानी कि डिस्टार्च हो गया। फिर इस प्लांट को लिया और सनलाइट में रख दिया 6 घंटे के लिए, तो क्या होगा बेटा जी, ऑब्वियसली इट विल टेक अप द व्हाट, इट विल टेक अप द सनलाइट, सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगी और क्या बना देगा बेटा, स्टार्च सिंथेसिस होगी। क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगी इसमें, स्टार्च बन जाएगा। यानी जो अब हमारी लीफ है, वेरीगेटेड लीफ है, उसमें फिर से क्या है हमारे पास, स्टार्च अवेलेबल है। तो यहां पे लिख लीजिएगा स्टार्च इज फॉर्म्ड, यानी लीफ में क्या बन गया बेटा, स्टार्च। अब हमने एक लीफ को तोड़ा, प्लग किया, प्लग अ लीफ, एक लीफ को तोड़ा। चूंकि जो लीफ है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। पर्टिकुलर मैं रीजन दिखाता हूं, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3। ये जो पार्टिकुलर रीजन है, यही रीजन है, या जी से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जी फॉर ग्रीन होता है, तो ये जो रीजन है, यहाँ भी ग्रीन कलर है, यहाँ भी ग्रीन कलर है, यहाँ भी ग्रीन कलर है। तो जहां भी जो ग्रीन 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 कलर दिख रहा है वहां पे और क्या मौजूद होगा, ग्रीन। कोई भी पार्ट होता है लीफ का ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो भैया यहाँ पे ग्रीन कलर मौजूद है, या अगर मैं बोलूं यहाँ पे सी फॉर क्लोरोफिल मौजूद है, और जहां जहां क्लोरोफिल मौजूद होगा, फोटोसिंथेसिस हुई होगी, वहां क्या मौजूद है, स्टार्च। तो ध्यान रखिएगा, जी फॉर ग्रीन, सी फॉर व्हाट, क्लोरोफिल, और एस फॉर स्टार्च। ध्यान रखिएगा, हमने लीफ के पूरे हिस्से को मार्क नहीं करना है। हमने क्या किया, जो जो इलाके ग्रीन है 1 2 3, चूंकि इन ये तीनों इलाके ग्रीन है क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद है, क्लोरोफिल पिगमेंट।
सो ग्रीन है क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट है, और जब क्लोरोफिल पिगमेंट हुई है तो सनलाइट हमने दी थी, तो वहां पे क्या बना होगा, स्टार्च बना होगा। ये सारे रीजन को हमें मार्क कर लेना है, ग्रीन एरिया ग्रीन एरिया ग्रीन एरिया। तो जो भी ग्रीन एरिया है, जैसे ये है ग्रीन एरिया लिख लीजिएगा, ऊपर भी हम ग्रीन एरिया लिख लेंगे, यहाँ भी थर्ड वन इज द ग्रीन एरिया। तो जो जो पार्ट जो होगा, चूंकि हमने वेरीगेटेड लीफ ली है, यानी उसके अंदर में कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो रेड है और कुछ ऐसे भी हैं जो ब्लू हैं, हमने उनको मार्क नहीं किया है, हमको मार्क करना है केवल ग्रीन वाले को। तो ये 3 एरिया जो ग्रीन है उसको हमने मार्क कर लिया, और जो ग्रीन होगा तो उसमें क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस हुई होगी, तो वहां पे क्या बना होगा, स्टार्च। तो मार्क करके इसको आपको एक शीट ऑफ पेपर पे रख लेना है। तो कुछ ऐसे शीट पेपर होता है, आपको ऐसे ही करके अलग अलग जो इलाके हैं उसको मार्क करके रख लेना है। सो ट्रेस दिस ग्रीन एरिया, आपको ग्रीन एरिया को ट्रेस करना होगा। ऑन शीट पेपर, कोई भी एक पेपर होगा उसके ऊपर आपको इस जो ग्रीन एरिया जो पाए जा रहे हैं आपके लीफ में, उनको ट्रेस करके एक शीट पेपर पे लगा देना है। अब क्या करना है सुनिएगा, अब आपको एक बीकर लेना है और उसके नीचे बर्नर लगा देना है, यानी बेसिकली अगर बोले तो बर्नर से हम लोग क्या करते हैं, आग लगाते हैं। बर्नर लगा दोगे, यहाँ पे इसको भर देना है, जिसे वाटर है, वाटर जैसे ही वो बर्नर से आग निकलेगी, वाटर का क्या होगा बेटा, वो बॉयल होगा। सो यहाँ पे बॉइलिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो जब बॉइलिंग ऑफ वाटर, जो वाटर बॉयल हो रहा है, अब आपको इस लीफ को लेके आना है और इस लीफ को इसके अंदर में डाल देना है। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया, रीजन हमारे मार्क ही है 1 2 3, जो भी ग्रीन इलाके हैं उसको मैंने मार्क कर रखा है। सो बॉइलिंग जैसे ही आप क्या करोगे, इस लीफ को बॉइलिंग यानी उबलते हुए पानी में डालोगे, तो क्या होगा, सेल्स ऑफ लीव्स, बहुत सारी सेल्स की लीव्स क्या हो जाएंगी, सेल्स ऑफ लीव्स बेसिकली डेड, वो डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना होगा, यही करते रहिएगा, सुनिएगा। सेम वही एक कंटेनर है, ये मान लीजिए कोई भी एक पतीला है, कंटेनर है, यहाँ पे बर्नर है, जहाँ से आपका क्या निकल रही है, आग निकल रहा है। बर्नर से बेसिकली ऊपर क्या निकल रहा है, आग निकल रहा है, हीट निकल रहा है, या फायर जिसको बोलेंगे। ओके, यहाँ पे अब आपको क्या करना है सुनिएगा, ये जो लीफ है इसको आपको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर में आपको लीफ को ले लेना है। अब आपको करना क्या है, धीरे धीरे इसके अंदर में ऐड करना है आपको अल्कोहल। क्या ऐड करना है, अल्कोहल। तो जैसे जैसे आप अल्कोहल इसके अंदर में जो आपका टेस्ट ट्यूब है वहां रखेंगे, चूंकि आप बॉइलिंग हो रही है, तो जैसे जैसे बॉइलिंग होगी ये जो कलर होगा लीफ का, इट विल बिकम कलरलेस। तो हमने क्या किया, लिया आपका लीफ कहाँ डाला, टेस्ट ट्यूब में। अब इस टेस्ट ट्यूब में ऐड किया हमने अल्कोहल, और जैसे जैसे अल्कोहल बॉयल होगा बॉयल होगा बॉयल होगा, ये जो लीफ होगी, लीफ बिकम कलरलेस।
तो जो भी कलर उसका बचा था, जो हमने ग्रीन ग्रीन मार्क करके रखा था, अब वो कलर नहीं रह जाएगा। द लीफ विल बिकम कलरलेस। नोट डाउन कर लीजिएगा, लीफ कैसी हो जाएगी? कलरलेस हो जाएगी। जब आपने ऐड किया अल्कोहल, उसको बॉयल करेंगे तो जैसे जैसे बॉयल होगा अल्कोहल, वैसे वैसे लीफ क्या हो जाएगा बेटा? उसका कलर चेंज होगा और वो डिसकलरफुल हो जाएगी, यानी कि कलरलेस हो जाएगी। अब इस लीफ को आपको ले लेना है, जो भी आपके पास लीफ है उसको ले लीजिए। जो वेरियस इलाके हैं जो ग्रीन ग्रीन उनको मार्क किया था जो सीट पेपर पे, उसको देख लेना है। ओके, अब तो कलरलेस हो गई है। दिस इज द फर्स्ट इलाका, दिस इज द सेकेंड इलाका, दिस इज द थर्ड इलाका, जब जो ग्रीन थे। अब आपको करना क्या है? जो लीफ यहां से आपने ली है, इसके ऊपर ऐड करना है KI सॉल्यूशन, दैट इज द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। यानी आप जैसे ही बूंद बूंद बाय द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, जैसे मान लीजिए कभी बच्चे को देखा होगा तो ड्रॉपर से उसको कोई दवा दी जाती है, इस तरह का कुछ ड्रॉपर होता है, अभी पतला सा होता है इस तरह का। तो यहां से जब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे, क्या बेटा जी? पोटेशियम आयोडाइड या आयोडीन सॉल्यूशन, तो भैया जैसे ही ये इसके ऊपर आएगा, पोटेशियम आयोडाइड इसके ऊपर आएगा, तो जो जो इलाके जहां पे मौजूद होगा आपका स्टार्च, ये इलाका, चूंकि यहाँ पे स्टार्च था, चूंकि यहाँ भी स्टार्च था, चूंकि यहाँ भी स्टार्च था, यहाँ भी क्लोरोफिल था, यहाँ भी क्लोरोफिल था, यहाँ भी क्लोरोफिल था, तो ये जो पार्टिकुलर इलाके हैं, ये पार्टिकुलर इलाके 1 2 3, ये जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया जाएगा, वो इलाके, ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये बेसिकली किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मौजूद है? स्टार्च एंड क्लोरोफिल क्या था बेटा? इसमें प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट किया गया था इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द डिटेक्शन, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द स्टार्च एज वेल एज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो हमने क्या किया? वेरीगेटेड लीफ लिया, जो कि ग्रीन और नॉन ग्रीन पार्ट्स उसमें दोनों थे। तो जो ग्रीन पार्ट होगा वहां स्टार्च बना हुआ था। पहले क्या किया? इस प्लांट को लिया, 3 दिन के लिए अंधेरे में रख दिया, वहां कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, स्टार्च सारा खत्म हो गया, तो डिस्टार्च हो गया। फिर हम इस प्लांट को लेके आए और सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, तो फोटोसिंथेसिस हुई। तो जो वेरीगेटेड पार्ट होगा यानी कि ग्रीन पार्ट होगा, वहां स्टार्च बना, चूंकि क्लोरोफिल था उसके अंदर में, क्लोरोफिल ने ऑब्जर्व किया सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? आपका फोटोसिंथेसिस हुआ, आपका स्टार्च फॉर्मेशन हो गया। सो स्टार्च फॉर्म हो गया। हमने क्या किया? लीफ को तोड़ा और पार्टिकुलरली मार्क कर लिया वो इलाका, ग्रीन पार्ट ग्रीन पार्ट ग्रीन पार्ट। तो ग्रीन पार्ट है तो वहां क्लोरोफिल भी होगा, और क्लोरोफिल भी होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, तो स्टार्च बना होगा। वो मार्क जो होगा उसको पेपर शीट पर रख दिया, हटा दिया। अब जो लीफ को लिया, लीफ को लेके पहले बॉइलिंग वाटर में उसको क्या किया, कोई कंटेमिनेशन ना हो, बॉईल कर दिया। तो लीफ जो थी उसकी कुछ सेल्स डेड हो गई। आफ्टर दैट हमने लीफ को लिया और उसके बाद इस लीफ को लेके टेस्ट ट्यूब में डाला और धीरे धीरे हमने अल्कोहल ऐड किया। तो अल्कोहल ऐड कर दिया, जैसे जैसे बॉइलिंग होने लगी, अल्कोहल बॉयल होने लगा, लीफ क्या हो गई? कलरलेस। इस कलरलेस लीफ को लिया यहाँ पे, सो पहले लिख देता हूं 1 2, दिस इज द 3, दिस इज 4, दिस इज 5th, दिस इज 6th, दिस इज 7th, आफ्टर दैट 8, देन ये ऐड किया क्या? पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज द 9th। ओके, तो जो लीफ हमको मिली है, जो कलरलेस लीफ मिली है पार्टिकुलर, जैसे ही आप उसके ऊपर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन ऐड करोगे या फिर आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करोगे, तो क्या होगा? उस पार्टिकुलर लोकेशन पे जहां जहां पे स्टार्च मौजूद होगा, जहां जहां पे क्लोरोफिल मौजूद होगा, वो पार्टिकुलर इलाका ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये सिग्निफाई करता है कि वहां पे क्या है, स्टार्च और क्लोरोफिल प्रेजेंट है। नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब जो नेक्स्ट है वो कभी कभार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। इसको कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है जो हम करेंगे। क्या पता लगाने के लिए, दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। तो बेटा जी पहले तो मैं रिएक्शन से ही बता देता हूं। जब हमने रिएक्शन लिखा था 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 मॉलिक्यूल्स किसके, वाटर के, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना था वो था C6H12O6। 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, ये क्या होंगे बेटा, रिमूव होंगे, यानी ऑक्सीजन आपके प्लांट से रिमूव होता है, बाहर निकलता है। और 6 मॉलिक्यूल्स किसके थे, वाटर के। कुछ ये रिएक्शंस थे हमारे जो हमने पढ़े थे। तो हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके क्या बनाता है, ग्लूकोज। तो ध्यान रखिएगा, ना रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो ना बनेगा ग्लूकोज। कभी भी ग्लूकोज नहीं बन सकता है प्लांट्स में, चाहे आप फोटोसिंथेसिस कराते रहिए कराते रहिए कराते रहिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन व्हाट, ग्लूकोज। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन स्टार्च। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिड्यूस होके ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज की लंबी चेन को क्या बोलते हैं, स्टार्च। तो देखते हैं किस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसको, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, सो सबसे पहले तो यही हमने लिया, एक पोट लिया और फिर से वही कौन सा लीफ ले लिया, वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ ले लिया, यानी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होंगे इसमें, ग्रीन पार्ट्स, रेड पार्ट, ब्लू पार्ट, अलग अलग पार्ट्स होंगे। ओके, सो इसके अंदर में भी मान लीजिए पहला पार्ट होगा जो ग्रीन था, तो यहाँ क्या मौजूद है, स्टार्च। क्या मौजूद है, स्टार्च। सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले पुट दिस प्लांट इनटू डार्क फॉर 3 days। तो 3 दिन के लिए जैसे ही आप इसको रखेंगे, कहाँ पे बेटा जी, ऑब्वियसली कहाँ पे रखेंगे, डार्क में, अंधेरे में। तो यहाँ से जो भी स्टार्च था वो खत्म हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, यानी ये प्लांट से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी स्टार्च पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 2 प्लांट्स के साथ करना है। चूंकि हमें 2 प्लांट्स लेने हैं, एक प्लांट हो गया, इसी तरह से आप दूसरे प्लांट को भी कर लेंगे। अब क्या करेंगे, मुझे ध्यान रखना है, देखिए जो डिस्चार्ज प्लांट है, ओके, जो डिस्चार्ज प्लांट है, यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ पे लिखना बड़ा जरूरी है कौन सा प्लांट है, डिस्चार्ज प्लांट, यानी जिसके अंदर से पूरा स्टार्च क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। फिर दूसरा यहाँ कहीं ले लीजिए, बीच में ऐसे गैप कर दीजिए,
ये भी कौन सा प्लांट है? डिस्चार्ज्ड प्लांट। ओके, इसके अंदर में भी क्या हुआ बेटा? स्टार्च पूरी तरह से बाहर निकाल लिया है हमने। तो चलिए, हमने क्या किया है, पूरी तरह से प्लांट को क्या कर दिया है? डिस्चार्ज कर दिया है। डिस्चार्ज कर दिया है यानी डिस्चार्ज प्लांट को हमने ले लिया है, एक इधर और एक इधर। दो क्यों लिया है अब अभी कुछ देर में समझ में आ जाएगा आपको। ये जो प्लांट है इसमें स्टार्च नहीं है, यानी जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ही स्टार्च बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, फोटोसिंथेसिस होगी तो ही स्टार्च बनेगा। अब सुनिएगा, बेसिकली थोड़ी सी बात बड़ा ध्यान से सुनने वाला चीज है, एकदम धीरे से सुनिएगा। मुझे क्या करना है, इस प्लांट को भी और इस प्लांट को भी लेके जाना है और किसके अंदर में पुट करना है। तो ध्यान रखिएगा, एक सिस्टम होता है बेल एंड जार। एक बेल जार होता है, इधर भी आप ले लीजिए बेल जार। वाई आई एम टेलिंग इट इज बेल जार, क्योंकि जैसे घंटा होता है ना, घंटा बजाने वाला घंटा, वैसा ही एक प्रकार का ये जार है। सो जैसे आप सुना होगा कि पिकल्स यानी कि अचार होता है ना, अचार को हम लोग बेसिकली किसके अंदर डालते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग अचार जो होता है, पिकल्स जो होते हैं, जार के अंदर में प्रिजर्व करते हैं। तो बेटा जी, मैं इस डिस्चार्ज प्लांट को लूंगा इस वाले बेल जार में, यानी देखिए यहां पे ले लिया और जो प्लांट है उसको यहां पे ले लिया। ध्यान से सुनिएगा, ओके। अब सुनिएगा, यहां पे नीचे से कोई एयर ना जाए, इसको एयर टाइट करने के लिए आप वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कोई भी एयर इसके अंदर ना जाए। यहां भी हमने इसको एयर टाइट कर दिया ताकि कोई भी एयर अंदर ना जाए, बाय द हेल्प ऑफ वैसलीन। तो वैसलीन को अप्लाई किया और हमने बेसिकली जो डिस्चार्ज प्लांट है उसको ले लिया बेल जार में। डिस्चार्ज प्लांट है उसको ले लिया बेल जार में। अब हमने क्या किया, एक जो प्लांट आपको यहां दिख रहा है, इस बेल जार के अंदर में यहां पे डिश में, ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। ये मान लीजिए डिस्चार्ज प्लांट है। एक जो है चाइना लाइक डिश होती है ना, डिश मतलब कोई भी एक बर्तन ले लीजिए, वॉच ग्लास इसको बोलते हैं। यहां पे वॉच ग्लास में ले लीजिए सम मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो नोट डाउन करेंगे, दैट इज नोन एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो हमने ले लिया है बेटा जी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सुनिएगा, एक जो है, एक बेल जार में हमने वॉच ग्लास यानी कि कटोरी की तरह स्ट्रक्चर में हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, जैसे ही आप इसको लेके बेल जार को पुट कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए बेल जार है, इस प्लांट को लेके इसमें डाला, तो जैसे आप डालोगे कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड यहां मौजूद होगा। ऑब्वियसली सराउंडिंग में तो है, तो यहाँ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, यहाँ भी क्या बेटा जी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो KOH हमने इस वाले में लिया है,
इसमें हमने KOH नहीं लिया है। तो जहां हमने KOH लिया है, KOH जो होता है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये गुड एब्जॉर्बर होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा जी ये बहुत ही बढ़िया एब्जॉर्बर होता है। कौन? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। कहाँ पे बेटा जी? आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड है सब कहाँ पहुंच जाएगा? जितना कार्बन डाइऑक्साइड है सब पहुंच जाएगा आपके KOH वाली डिश में, यानी वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया, मिल गया कहाँ पे? KOH में। लेकिन यहाँ पे कोई KOH नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया, किसके द्वारा? KOH के द्वारा। अब यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। चूंकि यहाँ ये एब्जॉर्बर था, इसने पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया। जो भी आपके जार के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड था वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया बाय द हेल्प ऑफ KOH। लेकिन यहाँ कोई KOH नहीं है, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी अवेलेबल है। अब क्या करना है? दोनों को, इसको भी दोनों प्लांट को 6 घंटे के लिए आपको रख देना होगा सनलाइट में। सो कीप दिस प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 आवर्स। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो जार में रखा है, तो जार में सनलाइट कहां से घुसेगी? बेटा उसका भी आंसर है। ये जो जार होता है ना, ये जो जार है, जो बेल जार है, ये ट्रांसपेरेंट जार है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसपेरेंट है। जो जार है ना बेल जार, ये ट्रांसपेरेंट जार है, यानी यहां से सनलाइट आसानी से पास करके अंदर जा सकती है। तो यहां भी यही लिखेंगे, कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 आवर्स। तो 6 आवर्स के लिए आपने इसको रख दिया कहां पे? सनलाइट में। तो अब देखिए जब आपने इसको रखा, बेल जार यहाँ पे है, यह है डिस्चार्ज प्लांट, यहाँ पे KOH, जो डिश है वो कौन सी ग्लास है? वॉच ग्लास। ओके, अब यहां से पड़ रही है सनलाइट। सनलाइट तो जाएगा क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा, एब्जॉर्ब भी होगा, लेकिन यहाँ पे नो कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस होगी क्या बेटवा? नहीं होगी। यहाँ फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन खा गया? पूरी तरह से कौन ले गया? KOH। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो लिख लीजिएगा नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो यहाँ कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो नहीं होगी, नो स्टार्च फॉर्म्ड, कोई भी स्टार्च यहाँ नहीं बनेगा। तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। चूंकि यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है बेटा जी, क्योंकि KOH उसको एब्जॉर्ब कर चुका है। तो सनलाइट तो आ रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो स्टार्च नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहां से सनलाइट मिली, ओके, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये भी मिला, सनलाइट मिली, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस
टेक्स प्लेस, और हमने पूरे पौधे को ढका है बेटा, यानी ये पौधा पॉट के अंदर में है, ध्यान रखिएगा। ये भी पौधा क्या बेटा जी, पॉट के अंदर में, यानी मिट्टी है, मिट्टी से वो ले सकता है क्या, पानी ले सकता है, ध्यान है। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस होगी तो स्टार्च फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो स्टार्च फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ। नोट डाउन करेंगे जरा इसको। एक जगह स्टार्च फॉर्मेशन हुआ, एक जगह स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब यहीं से स्टोरी स्टार्ट करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसको फिर से डिलीट करता हूं। उसके आगे आपको बनाना है, जहां तक आप बना चुके हैं दोनों साइड में। ओके, दोनों साइड में जो बना था, यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूं। ये बेल जार था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे ये इस तरह से है, पूरी तरह से ये वॉच ग्लास भरा हुआ है KOH से। ओके, और ये वॉच ग्लास है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सो नो स्टार्च इज फॉर्म्ड, कोई भी स्टार्च यहाँ नहीं बना है। यहाँ पे जो दूसरा हमने बनाया था, यहाँ पे कोई भी KOH नहीं है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई, तो यहाँ पे क्या बना बेटा जी, स्टार्च फॉर्मेशन हो रखा है। अब आगे की बात करते हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से। यहाँ की जो लीफ है इसको भी ले लीजिए, वहां की भी लीफ है उसको भी ले लीजिए। तो हमको क्या करना होगा, प्लग द लीफ, यहाँ की जो लीफ है उसको भी प्लग कर लीजिए, यहाँ की जो लीफ है इसको भी क्या कर लीजिए बेटा, प्लग द लीफ। दोनों के लीफ को हमने क्या किया, प्लग कर लिया है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्टार्च नहीं है, वहां पे स्टार्च है। चूंकि यहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस एरो बना के आप लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं हुई है, वहां पे हुई थी। तो जहां होगी वहां स्टार्च बनेगा। लीफ को हमने प्लग किया, फिर वही वाला फॉर्मूला अपनाया, दोनों को क्या किया, बॉयल द लीफ। तो लीफ को हमने क्या किया, बॉयल किया। इधर भी हमने लीफ को क्या किया, बॉयल द लीफ। लीफ को हमने बॉयल किया। तो दोनों तरफ जब बॉयल करेंगे तो सेल्स क्या हो जाएंगी, सेल्स ऑफ लीफ, सेल्स ऑफ लीफ वो क्या हो जाएंगी, डेड कर जाएंगी। यहाँ भी सेल्स ऑफ लीफ वो क्या कर जाएंगी, डेड कर जाएंगी। यानी दोनों जगह सेल जो होंगी वो मर जाएंगी। फिर हमने जो नेक्स्ट चीज की थी, बॉयल किया था इसके में बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल ऐड किया था। यहाँ पे भी लीफ को लिया और क्या ऐड किया, अल्कोहल को लिया था। सो बॉयल द लीफ इन अल्कोहल, हमने क्या किया, बॉयल द लीफ इन अल्कोहल। तो हमने अल्कोहल में इस लीफ को बॉयल कर दिया, इस लीफ को भी बॉयल कर दिया। बॉयल द लीफ इन अल्कोहल। ओके, सो जैसे ही मैंने बॉयल किया लीफ को, लीफ बिकम
अब क्या हो जाएगी बेटा, लीफ बिकम कलरलेस। यहां भी लीफ क्या हो जाएगी, लीफ बिकम कलरलेस। दोनों जगह लीफ कैसी हो गई, कलरलेस हो गई। यहां भी कलरलेस हो गई, वहां भी कलरलेस हो गई। लेकिन यहाँ लीफ के अंदर में क्या है जी, स्टार्च है जी। यहाँ लीफ में नो स्टार्च, कोई भी स्टार्च नहीं है जी। तो ये कैसे पता चल रहा है कि स्टार्च है कि नहीं है, तो भैया दोनों तरफ से लीफ को लिया, तो हमने लीफ ले लिया जो कलरलेस लीफ है। यहाँ मैंने लिख दिया, ये भी कौन सी लीफ है, कलरलेस लीफ। इधर भी लिख दीजिए ऐसा ही बना के, दूसरी जो प्लांट से मिल रही है ये भी कौन सी है, कलरलेस लीफ। अब जैसे ही मैंने ऐड किया, मार्क कर लिया इलाके वहीं पे, ये भी 3 इलाके जैसे उसमें मार्क किए थे, वेरीगेटेड वाला है तो ठीक है। ऐड करेंगे क्या, हवन नहीं करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड जैसे ही ऐड करेंगे, ओके, सो यहाँ पे नो ब्लू ब्लैक कलर इज ऑब्टेन्ड। कोई भी ब्लू ब्लैक कलर ऑब्टेन्ड नहीं होगा, और नहीं होगा इसका मतलब ये सिग्निफाइज करता है कि इस प्लांट में स्टार्च नहीं है, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही हमने ऐड किया कि आई पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स, ओके। सो यहाँ ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो रहा है, इसका मतलब इस लीफ के अंदर में क्या मौजूद है, स्टार्च मौजूद है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगता है कि अगर बेटा जी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता तो कभी भी ग्लूकोज नहीं बनेगा, जैसे कि इस वाले सेक्शन में देखा और यहाँ पे देखा। क्यों, क्योंकि बेटा जी इस सेक्शन में हम देखते आ रहे हैं कि पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड बेल एंड जार में था वो एब्जॉर्ब हो गया किसके द्वारा, पोटेशियम, सॉरी KOH, दैट इज कॉल्ड एज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था उसने क्या किया था बेटा, KOH दैट इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसने एब्जॉर्ब कर लिया था पूरा का पूरा, क्या बेटा जी, आपका, क्या मेरा नहीं, आपका क्या एब्जॉर्ब कर लिया था, बेसिकली इस प्लांट के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको एब्जॉर्ब कर लिया था। तो ना हुआ, ना बचा कार्बन डाइऑक्साइड, ना हुई फोटोसिंथेसिस, ना बना स्टार्च, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। वही रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाता है। यहाँ पे दूसरे सेक्शन में हमने कोई भी KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज नहीं किया था, तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड था, सनलाइट पड़ी, फोटोसिंथेसिस हुई, स्टार्च बना, तभी तो टेस्ट आया। यहाँ स्टार्च नहीं बना तो टेस्ट नहीं आया। तो ये था हमारा जो लेक्चर था फॉर द एनालिटिकल नेचर, बताने के लिए कि क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस कैसे बता सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, स्टार्च का प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो सिंपल आयोडीन टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस भी हम लोग आयोडीन टेस्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिक लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।